हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, लेकिन चैप्टर के शुरू करने से पहले दो तीन बातें, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो ये कि मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे पूरे 12th की बायोलॉजी के, मैं कोशिश करूंगा कम से कम वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएं और जो इम्पॉर्टेंट हों वो छूटने ना पाएँ, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको डिस्कस नहीं करूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब एग्ज़ाम भी करीब ही है अच्छा, लेकिन एक कंडीशन है कि आप खूब पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। देखिए, बायोलॉजी एक बार पढ़ने से याद नहीं होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको याद नहीं करना पड़ता है, हम बगैर याद की बायोलॉजी लिख सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे हमको तो याद नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमको याद भी करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ें। तो हम इसको खूब पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमको याद हो जाएगी बायोलॉजी अच्छे से। ठीक है, हम अब डिस्कस करेंगे चैप्टर को। ठीक है, देखिए, फ्लावर जो है, फ्लावर लोगों के लिए क्या है, लव, अफेक्शन, ग्रीफ, इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने का एक अच्छा सोर्स है। फ्लावर से हम किसी से मोहब्बत का, किसी से गम का फ्लावर देकर उससे इजहार करते हैं। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर लव, अफेक्शन और ग्रीफ से हटकर ये रिप्रोडक्शन की साइट है। फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन की एक साइट है। बायोलॉजिस्ट के लिए लव, अफेक्शन कुछ भी नहीं, ना ग्रीफ है ना लव है। ठीक है, अब फ्लावर ये जनरेट कैसे होता है, प्लांट पर फ्लावर उगते कैसे हैं, इसके लिए प्लांट में कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिससे बनता है फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम ये ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिससे बनता है हमारा फ्लावर। फ्लावर कैसे बनता है, फ्लोरल प्राइमोडियम से बनता है। फ्लोरल प्राइमोडियम होते हैं ग्रुप ऑफ सेल जिनसे आगे चलकर हमारा फ्लावर बनता है। अब इस फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं 90% से एबव वो बाइसेक्सुअल होते हैं। एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। मैं मेल को ऐसे डिनोट करूंगा जबकि फीमेल को ऐसे डिनोट करूंगा। ठीक है, मेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, इसको बोलते हैं गाइनोशियम। एंड्रोशियम मिलकर बनता है स्टेमेन से, जबकि गाइनोशियम बनता है पिस्टिल से। गाइनोशियम बनता है किससे, पिस्टिल से, सॉरी, गाइनोशियम बनता है पिस्टिल से। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है एंथर, और दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट। इसमें जो तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टाइल एंड ओवरी। तो फ्लावर में ज़्यादातर फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं, फीमेल पार्ट को गाइनोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम बनता है स्टेमिन से, और स्टेमिन जबकि बना होता है एंथर और फिलामेंट से। गाइनोशियम बनता है पिस्टिल से, इसलिए मैंने एरो दोनों में ऊपर की तरफ बनाया है। जबकि पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबके बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, इनका क्या रोल है, इनका क्या फंक्शन है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एंथर के बारे में, जो कि मेल पार्ट का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है एंथर। ठीक है, एंथर के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। ये जो बुक, ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, इसकी मैं आपको नोट्स भी दूंगा। नोट्स बिल्कुल इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट होगी, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं बताऊंगा कैसे, आपको पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा, जिसको अपलोड कर लीजिएगा। कैसे करना है वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं एंथर के बारे में, अबाउट एंथर। एंथर जो होता है वो डाइथिकस होता है। एनसीईआरटी में लिखा है ऐसे करके बना हुआ स्ट्रक्चर भी। इसके नीचे फिलामेंट वाला पार्ट होता है, ये हमारा फिलामेंट होता है जो सिलिंड्रिकल होता है। फिलामेंट जो सिलिंड्रिकल होता है, एंथर मैंने ये बनाया है,
ये मैंने एंथर बनाया है जिसमें दो थीकस हैं, ये दो कंपार्टमेंट हैं, ये दो बड़े बड़े कंपार्टमेंट हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थीका। जबकि ये जो थीका होता है इसमें पाई जाती है बहुत सारे एंथर में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या है? नाली की तरह, जैसे कैनाल होती है, नाली होती है, वैसे ही एक ग्रूव पाई जाती है जो लॉन्गिट्यूडनली रन करती है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो ये हमारा एक थीका है, एक थीका के अंदर दो लोब पाए जाते हैं। जैसे आपकी टिफ़िन होती है, खाना जिसमें आप प्लास्टिक लेकर जाते हैं, उसमें दो लोब होते हैं, एक में आप रोटी रखते हैं, एक में सब्जी रखते हैं। तो ऐसे ही थीका के अंदर दो लोब होते हैं, दो थीका हो गए, टोटल कितने लोब हो गए? 4, 1 2 3 4, 4 लोब होते हैं टोटल एक एंथर के अंदर। ठीक है, ये जो है हमको ये कैसे दिखता है? जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे करके जब काटते हैं, इस मार्कर को जब ऐसे करके हम काटेंगे तब हमको ये एंथर के अंदर दिखेगा ट्रांसवर्स सेक्शन में कि क्या क्या अंदर चीज़ें हैं। जबकि इस सेक्शन को हम लोग जो ऐसे लंबाई में काटते हैं, लेंथ वाइज काटते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसको मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इस लोब के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, हर एक लोब के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम ये क्या है? माइक्रोस्पोर के रहने का घर। माइक्रोस्पोर जो आगे डेवलप करके पॉलन ग्रेन बनाएगा वही इसके अंदर रहता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रहता है। कौन? माइक्रोस्पोर। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जब हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो देखते हैं कि ये सर्कुलर इन आउटलाइन होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है सर्कुलर इन आउटलाइन होता है, ये 4 लेयर से मिलकर बना होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जो सर्कुलर माइक्रोस्पोरेंजियम ये सर्कुलर इन आउटलाइन होता है, यानी दिखने में ये सर्कुलर होता, गोल सा होता है। जबकि इसके पास 4 लेयर होती है। इपिडर्मिस, मैं आउटर टू इनर लेयर का नाम बता रहा हूँ, आपसे इनर टू आउटर भी पूछा जा सकता है। याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज से धोखा मत खाइएगा। आउटर टू इनर पूछ रहा है या इनर टू आउटर पूछ रहा है, मैं आपको आउटर टू इनर बता रहा हूँ। इपिडर्मिस सेकेंड नंबर पे होती है। इंडोथीसियम एक थर्ड लेयर होती है, मिडिल लेयर। फोर्थ लेयर जो होती है उसका नाम होता है टैपिटम। लेकिन मैं टैपिटम को अभी नहीं लिख रहा हूं। फोर्थ लेयर होती है जो अंदर सबसे होती है, इनर मोस्ट लेयर का नाम होता है टैपिटम। मैंने 3 को इसलिए लिखा कि ये जो तीनों हैं, ये तीनों मिलकर काम करती हैं प्रोटेक्शन का। ये तीनों लेयर हैं, आउटर 3 लेयर जो हैं, ये मिलकर काम करती हैं प्रोटेक्शन का। जबकि एक काम इनका और होता है, ये हेल्प करती हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर ये फटे, ये सर्कुलर आउटलाइन फट जाए, एंथर फटे, एंथर का डेहिसेंस हो, एंथर का ब्रेकडाउन हो और इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन भरा हुआ है वो निकल जाए। ये तीनों लेयर इसी में हेल्प करती हैं, एक प्रोटेक्शन में, दूसरे डेहिसेंस ऑफ एंथर में। जबकि जो टैपिटम वाली लेयर होती है, वो इनर मोस्ट लेयर होती है। इसके पास फूड रिजर्व होता है, इसीलिए ये नरिशमेंट का काम करती है। किसके नरिशमेंट का? पॉलन ग्रेन के नरिशमेंट का। फोर्थ लेयर जो होती है हमारी टैपिटम, वो क्या करती है? टैपिटम काम करती है नरिशमेंट का, पॉलन ग्रेन के नरिशमेंट का, क्योंकि इसके पास होता है डेंस साइटोप्लाज्म और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इसमें पाई जाती है। ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, सिनसाइसियम कंडीशन पाई जाती है। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि जब मैनी न्यूक्लिएट कंडीशन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनसाइसियम। वो क्यों होती है, कैसे होती है, वो क्लास 11 का पोर्शन है। आपको क्लास 11 अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता
तो अपने आने वालों से कह दो 11th में जो बच्चे हैं या 10th में हैं उनसे 11th अच्छे से पढ़ें। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, इसके अंदर पाई जाती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर होती है, एक एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि आखिर पॉलन ग्रेन बनता कैसे है। तो जब एंथर यंग होता है, अब हम देखने जा रहे हैं माइक्रोस्पोर बनता कैसे है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अब हम देखने जा रहे हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या, एक जेनेसिस है, एक माइक्रोस्कोप है। जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना, बनाना, सिंथेसिस। इसका नाम होता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये होता कैसे है। दरअसल जब एंथर यंग होता है तो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, होमोजीनस ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, एक जैसे कुछ सेल होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सेल मिलकर बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल हैं, एक जैसे हैं, इसीलिए वो बन जाएंगे टिश्यू। इस टिश्यू का एक नाम होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। इस टिश्यू का नाम होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू ही को हम लोग कहते हैं पॉलन मदर सेल। मैं चारों नाम नहीं लिख रहा हूँ, 4-5 नाम इसके होते हैं। इसको हम लोग 4-5 नाम से भी जानते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू को, इसको बोलते हैं पॉलन मदर सेल, स्पोर मदर सेल, और हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट। पॉलन मदर सेल, स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरोसाइट, स्पोरोजीनस टिश्यू, सब एक ही का नाम होता है। ये इसकी प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड, यानी इसके पास क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो 2n होता है। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू हैं, होमोजीनस सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल्स का नाम हो स्पोरोजीनस टिश्यू है। जो इसके अंदर होती है मियोसिस, इसके अंदर होती है मियोसिस और माइटोसिस क्या होती है, मैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकता, ये क्लास 11 का पोर्शन है। मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर ये 2n है तो आधा हो जाएगा यानी n, और जब ये मियोसिस हो जाती है तो बनते हैं 4 सेल। जबकि एक डिवीजन होती है माइटोसिस में क्रोमोसोम 2n है तो 2n ही रहेगा, जबकि 2 ही सेल बनेंगी। मियोसिस में 4 सेल बनती हैं। तो मियोसिस जब होती है स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर तो हमारे पास मिलते हैं हमको 4 माइक्रोस्पोर। इसी माइक्रोस्पोर को हम लोग कहते हैं 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। ये क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं। जब इसी में फर्दर डेवलपमेंट होता है तो हमारा पॉलन ग्रेन बनता है। देखिए मियोसिस हुई तो इसका प्लॉइडी हो जाएगा आधा n, जबकि पॉलन ग्रेन का भी हो जाएगा n, इसका भी हो जाएगा n। तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर का बनना या माइक्रोस्पोर टेट्राड का बनना कहलाता है स्पोरोजेनेसिस। इस माइक्रोस्पोरो, इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मियोसिस से स्पोरोजीनस टिश्यू में जब मियोसिस होती है तो बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसी प्रोसेस का नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये जो पॉलन ग्रेन बना है इसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब हम देखने जा रहे हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन के बारे में, पॉलन ग्रेन स्पेसीज टू स्पेसीज उसका जो स्ट्रक्चर होता है वैरी करता है। बहुत सारे तरह का पॉलन ग्रेन पाया जाता है। आपकी बुक में स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो स्ट्रक्चर आपसे पूछा नहीं जाता कि स्ट्रक्चर बनाइए पॉलन ग्रेन का, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। लेकिन जनरली जो पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन वो होते हैं स्फेरिकल। उसका डायामीटर जो होता है 25 to 50, यहाँ मैं हेडिंग डाल रहा हूँ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो होते हैं 25 to 50 माइक्रोमीटर होते हैं। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर।
ये बहुत तरह के हो सकते हैं, स्फेरिकल होते हैं, इनका डायामीटर नियरली स्फेरिकल होते हैं, इनका डायामीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। ये जो पॉलन ग्रेन है ये 2 लेयर से मिलकर बना होता है। जो आउटर लेयर होती है उसका नाम होता है इक्साइन। आउटर लेयर जो होती है उसका नाम होता है इक्साइन। ये बड़ी ही खतरनाक लेयर होती है। क्यों? क्योंकि ये बनी होती है एक ऐसे सब्सटेंस से जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। इक्साइन बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक बहुत ही खतरनाक सब्सटेंस है। ये किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करता, हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक, हाई टेम्परेचर, कोई भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता इस पर, स्पोरोपोलेनिन पर। ये डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। ये जो लेयर होती है कॉन्टिन्यूअस नहीं, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। पॉलन ग्रेन के ऊपर ऐसे कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, बड़ी ही हार्ड होती है। अच्छा, इसी लेयर की वजह से हम लोग पॉलन ग्रेन को फॉसिल के तरीके भी प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉसिल का मतलब जिसमें कोई सेंचुरीज गुजर जाएं, थाउजेंड्स ईयर गुजर जाएं, लेकिन कोई चेंजेस ना हो, उसको हम फॉसिल कहते हैं। इसीलिए ये हम लोग पॉलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं एज ए फॉसिल, इसी स्पोरोपोलेनिन लेयर की वजह से। जब ये डिसकॉन्टिन्यूअस होती है कुछ इसमें बनते हैं अपर्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्मपोर। ये जो जर्मपोर है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है एनसीईआरटी में कि बताइए इसका फंक्शन क्या है। जर्मपोर का फंक्शन क्या है? ये जर्मपोर हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉलन ग्रेन इसी के अंदर होंगे, मेल गैमीट। दरअसल जर्मपोर मेल गैमीट को निकलने का रास्ता देता है, हेल्प इन रिलीज ऑफ मेल गैमीट। एंड सेकेंड फंक्शन इज जो पॉलन ट्यूब होती है, इसका दूसरा फंक्शन जो है पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन में भी, अगर पॉलन ये जर्मपोर ना हो तो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन भी नहीं होगा। इसके बाद हमारी दूसरी लेयर आती है इंटाइन। इंटाइन जो लेयर होती है वो थिन होती है और बनी हुई होती है। इंटाइन जो लेयर होती है वो बनी होती है सेलुलोज से, सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। दोनों के दोनों ये पॉलीसेकेराइड हैं। आपने मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, बायोमॉलिक्यूल केमिस्ट्री और बायो दोनों में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, ठीक है। 11th में तो आ चुका है, 12th में हो सकता अभी ना आए। तो ये सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है और थिन होती है, जबकि ये लेयर कॉन्टिन्यूअस होती है। ये ऐसे कॉन्टिन्यूअस होती है। जो इंटाइन वाली लेयर होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है और थिन होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। जाहिर सी बात है, ये क्या है? पॉलन ग्रेन है, इसके पास साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के बाहर सेल मेम्ब्रेन भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मैं इसको मान ले रहा हूँ। ये क्या है? पॉलन ग्रेन है तो इसके पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके पास। अब ये जो हमारे पास ये पॉलन ग्रेन है, इसकी भी कहानी कुछ अजीब ही है। पॉलन ग्रेन के पास 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। एक वेजिटेटिव सेल होता है, दूसरा जनरेटिव सेल। एक होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता है जनरेटिव सेल। दूसरा होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल होता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल, सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर। अब देखिए, जो वेजिटेटिव सेल होता है ये साइज में बड़ा होता है। इसके पास वैक्यूल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। जबकि ये जो होता है जनरेटिव सेल, ये लार्ज होता है, बिगर होता है, ये जबकि स्मॉल होता है। और ये क्या करता है? जो जनरेटिव सेल है ये स्मॉल होता है और इसी के अंदर फ्लॉट करता रहता है। जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लॉट करता रहता है, तैरता रहता है उसी के साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि इसके पास एक ही न्यूक्लियस होता है, इसके पास मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल 60% एंजियोस्पर्म में दो ही यही वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल ही पाई जाती हैं। 60% एंजियोस्पर्म के केस में जब पॉलन ग्रेन का डेहिसेंस होता है तो दो ही सेल रहती हैं ये।
लेकिन रिमेनिंग स्पेसीज में बहुत सारी और स्पेसीज हैं जिनका मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जिसमें और भी बहुत सारी सेल स्टेज पाई जाती हैं। लेकिन रिमेनिंग 40% स्पेसीज में क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल है ये जनरेट करेगी किसको, मेल गैमीट को। ये जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल बनाती है मेल गैमीट को, 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। 40% रिमेनिंग 40% स्पेसीज में मेल गैमीट बन जाते हैं, 2 मेल गैमीट बनते हैं और हम इसको बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज। जब 1 ये 2 ये 3 हो गए तो 2 मेल गैमीट हो गए और एक वेजिटेटिव सेल। तो हमारे पास अगर सिर्फ ये दोनों हैं तो 2 सेल्ड स्टेज, जबकि ये 2 ये और एक ये 3 है तो 3 सेल्ड स्टेज हम इसको बोलते हैं। अब पॉलन ग्रेन के बहुत सारे बेनिफिशियल एंगल हैं और हार्मफुल एंगल हैं। बेनिफिशियल एंगल में बात जो है एनसीईआरटी में बाद में लिखी हूँ, इसलिए मैं बाद में बता रहा हूँ, हार्मफुल एंगल पहले। ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं, बहुत सारी स्पेसीज के पॉलन ग्रेन आपको एलर्जी काज कर सकते हैं, एलर्जी काज कर सकते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन काज कर सकते हैं, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। क्रोनिक का मतलब भयानक भी होता है और बहुत दिन तक रहने वाली बीमारी को हम क्रोनिक बोलते हैं, ठीक है। क्रोनिक अस्थमा हो सकता है, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, जिसमें से एक जो है सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है पार्थीनियम ग्रास या कैरेट ग्रास। इसका एग्जाम्पल बिल्कुल रटे रहिए, नीट में भी कोई पूछे तो बता लीजिए पार्थीनियम ग्रास या कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कैरेट का प्लांट होता है वैसे ही सेम इसका प्लांट होता है, एकदम सेम टू सेम। बहुत सारे लोग जो किसान होंगे जिनके घर में कुछ खेती होती होगी तो पार्थीनियम ग्रास को तुरंत जान जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल कैरेट की तरह ही होती है। इसका पॉलन ग्रेन एलर्जी काज करता है। ये पार्थीनियम ग्रास जो है वो इंडिया में कैसे आया, इंडिया ने अमेरिका से वीट इंपोर्ट किया था, गेहूं इंपोर्ट किया था, तो उसी में ये कॉन्टामिनेंट के तरीके आ गया था पार्थीनियम। उसके बाद पॉलन ग्रेन जो है बेनिफिशियल एंगल हम उसका देखते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन है इसके पास न्यूट्रिएंट बेहद होता है, बेहद न्यूट्रिएंट होता है, एनर्जेटिक होता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में इसका क्या होता है, इसको यूज़ किया जाता है कैप्सूल के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं इसके बाद वायबिलिटी पीरियड। वायबिलिटी पीरियड क्या है? अच्छा, आप सोचते होंगे कि हम पॉलन ग्रेन को खा कैसे सकते हैं जबकि उसके पास स्पोरोपोलिनिन वाली लेयर पाई जाती है, वो तो टूटेगी नहीं, वो तो एसिडिक हमारे अंदर जो वो है HCl एसिड है उससे तो रिएक्शन करेगी नहीं, तो कैसे खत्म ये हम खा पाएंगे इसको। स्पोरोपोलिनिन को हम लोग मैकेनिकल एब्रेशन की हेल्प से हटा देते हैं, मशीन से उसको तोड़कर हटा देते हैं तब खाते हैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट खाते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एब्रेशन की हेल्प से स्पोरोपोलिनिन वाली लेयर को हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वायबिलिटी पीरियड। वायबिलिटी पीरियड क्या है ये हम समझते हैं। वायबिलिटी पीरियड मैं इसकी नोट्स भी आपको दूंगा, आप ले लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से लेकिन पढ़िए, बराबर पढ़िए, लगातार पढ़िए। वायबिलिटी पीरियड क्या है? कोई भी, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, अगर वो काम की जितनी देर तक वो काम की रहती है, जितनी देर तक उसके पास पोटेंशियल अपना काम कर सके, उसी पीरियड को, उतनी ही पीरियड को हम बोलते हैं वायबिलिटी पीरियड। जितनी देर तक कोई चीज़ अपना काम कर सकती है उसी को हम लोग बोलते हैं वायबिलिटी पीरियड। जैसे पॉलन ग्रेन जब शेड हो गया, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया, या स्टिग्मा के ऊपर अभी लैंड नहीं किया, सॉरी स्टिग्मा के ऊपर अभी लैंड नहीं किया है, तो कितनी देर तक अगर लैंड ना करे तो वो काम करेगा, यानी काम का बचेगा, यानी उसके बाद काम का नहीं बचेगा, ठीक है। जितनी देर तक वो काम का बचेगा पॉलन ग्रेन, उसी को पीरियड को हम लोग बोलते हैं वायबिलिटी पीरियड। ये जो वायबिलिटी पीरियड होता है ये स्पेसीज टू स्पेसीज वेरी करता है और ये और दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है, उस पर भी वायबिलिटी पीरियड डिपेंड करता है। फैमिली टू फैमिली भी वेरी करता है। ये कुछ सीरियल्स हैं जिसमें राइस और वीट आता है, इसका वायबिलिटी पीरियड
वाइबिलिटी पीरियड है विद इन 30 मिनट में ये एक्सपायर हो जाएगा, इसके बाद का ये काम का नहीं रहेगा, एक्सपायर हो जाएगा 30 मिनट्स के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा। जबकि कुछ फैमिली हैं लेगुमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी, इसमें वाइबिलिटी पीरियड मंथ्स में होते हैं। कुछ फैमिली हैं जैसे लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी, इसमें वाइबिलिटी पीरियड जो होता है मंथ्स में होता है और ये मंथ्स तक अलाइव रह सकते हैं, एक्सपायर नहीं होंगे, मंथ्स के बाद एक्सपायर हो जाएंगे। अच्छा, अब आता है इसका प्रिजर्वेशन, पॉलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन। पॉलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन कैसे करें हम? पॉलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस। जैसे आपने सुना होगा सीड बैंक, पॉलन बैंक, ब्लड बैंक, वैसे ही ये पॉलन बैंक भी होता है, सीड बैंक और स्पर्म बैंक, सीमेन बैंक की तरह, ठीक है। इसको रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, टेम्परेचर होता है लिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर होता है माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस। ऐसे प्रिजर्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। आपने सॉल्यूशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, क्रायो प्रिजर्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो आज हमने यहाँ तक देख लिया है। आज हमने एंथर के बारे में डिटेल डिस्कस किया और पॉलन ग्रेन के बारे में भी डिटेल डिस्कस किया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को देखा, वाइबिलिटी पीरियड को देखा। आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।